Hello students, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का जो वीडियो है वो मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे बनाया है। आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी वास्ट है और इसमें मैक्सिमम जो है 8th क्लास तक के मैथमेटिक्स का आता है। तो बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि थोड़ा बहुत आप लोग भूल चुके होंगे, तो आज हम पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि कैसे सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। गैस, आप इस पे वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं वो रियल टाइम पे सॉल्व किए जा रहे हैं, यानी पहले से सॉल्व नहीं है, मैं आपको करके बताऊंगी जस्ट लाइक जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एज, एल्जेब्रा पे, पार्टनरशिप, परसेंटेज और अर्थमेटिक रीजनिंग। और लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स के कुछ कुछ कंसेप्ट्स को भूल चुके हैं या जिन्हें इक्वेशंस को बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल या वार्म अप एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे पहले दिया है द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। तो सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा 3x एंड 11, तो 3x में प्लस 11 करेंगे इज इक्वल टू 32। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। सेकेंड में कहा है 1/4 ऑफ m, तो देखिए 1/4 ऑफ m का मतलब हो गया 1/4 m इज 3 मोर देन 7, यानी 1/4 ऑफ m जो है वो 7 से ज्यादा है। कितना? 3 ज्यादा है, यानी कि 1/4 ऑफ m में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/4 m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। उसी तरह से कहा है 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। तो 1/3 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, तो 1/3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब हम दूसरा ले रहे हैं चेंजिंग साइड, यानी ट्रांसपोजिंग जिसे कहते हैं। जब इक्वेशन हम बना लेते हैं तो फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसमें जो ये वाला साइड है इसको तो हम कहते हैं LHS, और जो ये वाला साइड है इसको हम कहते हैं RHS। नियम ये है कि जो LHS में माइनस में होता है वो RHS में प्लस में चला जाता है, या ये कहें कि RHS में प्लस में है तो LHS में माइनस में आ जाएगा। जो यहाँ पर प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाता है, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और जो यहाँ डिवीजन में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए 3x प्लस 18 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 18 में 3 माइनस करें और आप फिर लिख दें 21x। नहीं हो सकता, क्योंकि 3x जो है दैट इज वेरिएबल, यानी वो नंबर जिसके साथ x y z या कोई भी अल्फाबेट लगा होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जिन नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट को एक जगह रखा जाता है, वेरिएबल्स को एक जगह, और एक जैसे वेरिएबल्स में ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 3x है, ये -2x है, तो जब ये इधर आएगा तो हम इसे +2x कर देंगे इज इक्वल टू, ये है 90 यहीं रहेगा, और जब ये इधर जाएगा तो इसे हम -18 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस 18 यानी कि 72। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 114, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 7। तो आप क्या करेंगे, 5x को ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 2y है तो y की जगह 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 114, और आपका 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 114 माइनस 14, तो 5x इज इक्वल टू 114 माइनस 14 यानी 100, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/5 यानी कि ये हो गया आपका 20। अब देखिए एक और दिया है आपको 3/4x, यानी ये आपको दिया है 3/4x इज इक्वल टू 24। अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू 24। जब ये यहां से यहां जाएगा 3/4x, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा। डिवीजन में होने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो गया आपका 32। अब देखिए एक ये भी इक्वेशन है 3x + 9 = 8x - 10 सॉरी 3x + 9 अपॉन 8x - 10 = -5/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x + 9, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, = -5 और 8x - 10। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं तो ये 21x + 63 = -40x, क्योंकि ये -5 है और ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस होगा। अब आप इसको देखें तो -10 है और -5 है, तो -5 इंटू -10 जो है ये प्लस हो जाएगा 50। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 21x और ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 40x = 50 - 63, क्योंकि ये 63 यहाँ प्लस में, तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो 61x = आपका ये आ गया -13 और x = -13/16। तो इस तरह से जो है ये सिंपल इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसमें कोशिश ये की थी कि आपको रिकॉल करवा दूं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और गाइस मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल मैं वैसे सॉल्व करके दिखाऊंगी जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है फादर इज एजेड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोहित, यानी फादर की एज जो है वो सन की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित्स एज। 8 साल बाद उसकी एज जो है वो रोहित के एज का 2.5 टाइम्स हो जाएगा, 2.5 टाइम्स यानी 2.5 टाइम्स हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर फर्दर 8 years यानी और 8 साल बाद हाउ मैनी टाइम्स वुड बी रोहित्स एज, तो रोहित की एज और 8 साल बाद अपने फादर से कितनी होगी, यानी कि आपको कहा है फादर की एज जो है वो रोहित की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। 8 साल बाद जो फादर की एज है वो रोहित की एज का 2.5 टाइम्स हो जाएगा, और उसके 8 साल बाद इन दोनों की एज का क्या रेशो होगा। तो ये आपको बताना है कितने टाइम्स होगा। ए दिया है 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 2 3/4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो नहीं पता है वो है कि सन की एज, तो हम लेते हैं दैट द सन्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। और फादर की एज जो हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी फिर कितना बोला है 3 टाइम्स मोर, तो x + 3x यानी कि 4x। अब कहा है कि 8 साल बाद फादर की एज जो है वो रोहित की एज के 2.5 टाइम्स होगी, तो 8 साल बाद यानी कि 4x में 8 हम ऐड करेंगे और x में भी 8 करेंगे, तो 4x + 8 = हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित एज, और रोहित की एज कितनी हो जाएगी x + 8। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 8 = 2.5x + 20, तो ये हो जाएगा 4x - 2.5x = 20 - 8, और 1.5x = 12, और x हो जाएगा 12/1.5, पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10। इसको आप करें 3 5 3 4 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 8 years, ठीक है।
तो रोहित की जो एज आज है वो है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स आज है। तो आफ्टर 8 साल बाद और उसके 8 साल बाद और, तो इसका मतलब है कि जो हमें रेशो लेना है वो हमें लेना है फादर का, कितना हो जाएगा, फादर का हो जाएगा 4x प्लस 8 साल बाद का हमने निकाला है ना, और उसके बाद 8 साल और, तो 16, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 16, ये हो गया आपका 48। और सन की जो एज है वो है आज है 8 साल और x प्लस 16, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 16 यानी कि 24। तो इनका जो रेशो हो जाएगा कितने टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 48/24 यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि और 8 साल बाद जो फादर की एज है वो रोहित की एज का 2 टाइम्स होगा। तो ये हो गया आपका ए पोर्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। आपको कहा है पांच बच्चों की एज है, उनका जो है ये हर एक बच्चा जो है 3-3 साल बाद पैदा हुआ है, तो उनकी एज का जो सम है वो 50 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की x है, दूसरा बच्चा होगा x प्लस 3, उसके 3 साल बाद तीसरा बच्चे का है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, फिर x प्लस 9 और x प्लस 12, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का आ गया। अब इन सब का जो टोटल है वो कितना है 50, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 एंड 9, ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 और 5x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो ये हमारा ए वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ देयर एजेस will be 11:9 respectively. What is the Anand's present age in years? हमें बताना है कि आनंद की एज जो है इस समय कितनी है। तो इसमें देखिए हम लेते हैं let the ages of Sameer and Anand be 5x and 4x, ठीक है। तो आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद यानी 5x प्लस 3 और इनका रेशो जो है वो हो जाएगा 11:9, तो 5x प्लस 3 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 5x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 4x प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33। 45 44, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 44x इज इक्वल टू आ जाएगा 33 माइनस 27, तो ये x इज इक्वल टू हो गया आपका 7 यानी कि 6। अब आपसे किसका पूछा है, आनंद की एज, और आनंद की एज कितनी थी 4x, तो आनंद की एज हो जाएगी 4x और हम कह सकते हैं 4 × 6 यानी कि 24।
तो इसका मतलब है कि ये 24 ईयर्स, ये वाला आपका करेक्ट है, तो हम ले लेंगे 24 ईयर्स। नेक्स्ट हम लेते हैं ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद करने हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेती हूँ और इसका जो करेक्ट आंसर है इन क्वेश्चंस के वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको खुद करना है, दैट इज द एजेस ऑफ सुमीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 5:3। what is the difference in their present ages? तो इसमें आपको दिया हुआ है ए है 6 years, बी है 8 years, सी है 10 years एंड डी है 12 years। तो आपको ये दिया हुआ है जैसे अभी हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसे। एट प्रेजेंट, सेकेंड क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 years अरुण's एज विल बी 26 years। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? ये भी आपको रिलेशन दिया हुआ है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है, ए इज 2 years older than बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ द टोटल ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27, देन हाउ ओल्ड इज बी? ए दिया है 7 years, बी दिया है 8 years, सी दिया है 9 years एंड डी दिया है 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो खुद करना है वो है द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 persons in the proportion 4:7:9। 8 years ago the sum of their ages was 56। find their present ages in years। इसमें ए दिया है 88 28 और दूसरा दिया है 16 28 years 36 years, सी है 20 years 35 years 45 years एंड डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका डू इट बाय योरसेल्फ में, इसमें आपको कहा है राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। राजूज फादर इज 44 years ओल्ड, फाइंड राजूज एज। और ए दिया है 12 years, बी 13 years, सी 15 years एंड डी है 16 years। गाइज ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पूरा हिंट भी मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स हैं, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो दिए हुए हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ रीमा एंड सीमा 14 years hence। 14 years hence का मतलब है आज से 14 साल बाद, will be equal to 2 times their present ages। तो जो इनकी प्रेजेंट एज है उसका 2 times होगा आज से 14 साल बाद। तो द सम ऑफ एजेस ऑफ रीमा एंड सीमा 14 years hence, आज से 14 साल बाद रीमा और सीमा की जो एज होगी अगर उसका आप टोटल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द 2 times their present age। If at present Rima is 8 years elder to Seema, then what are their present ages? तो हम लेते हैं इसमें कि लेट, आपको कहा है कि रीमा जो है सीमा से 8 साल बड़ी है, तो लेट सीमा's एज इज इक्वल टू x years। तो रीमा की कितनी हो जाएगी? रीमा की हो जाएगी x + 8 क्योंकि वो 8 साल बड़ी है, तो इसकी हो जाएगी x + 8 years। अब कहा जा रहा है कि आज से 14 साल बाद, तो आफ्टर 14 years सीमा की आफ्टर 14 years, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर्पस हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो हमारा मेन ये है कि हम वर्किंग नोट को शॉर्ट में बनाएं और फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो आफ्टर 14 years जो सीमा की एज है, आफ्टर 14 years सीमा की एज हो जाएगी x + 14 और रीमा की हो जाएगी x + 8 + 14, यानी कि ये हो जाएगा x + 22। अब आपको कहा जा रहा है इन दोनों का जो एज है आज से 14 साल बाद, उसका सम जो है प्रेजेंट एज का 2 times होगा। तो इनका सम ले लेते हैं हम, तो ये हो गया x + 14 + x + 22, ये इनकी सम ऑफ द एज हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 times ऑफ द एज ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगा
x+8। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x+36 इज इक्वल टू, ये अंदर 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x+16। तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 36, और इसको आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -20, और x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो इसका मतलब है कि जो x हमने किसका लिया था, सीमा जो है वो है 10 साल की, और रीमा जो है वो फिर कितने की होगी, 18 साल की। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये सी वाला है दैट इज करेक्ट। सीमा जो है 10 ईयर्स की और रीमा जो है 18 साल की। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Sagar was 6.5। आपसे कहा है 6 साल पहले कुणाल और सागर का जो एज, कुणाल और सागर की जो एज का रेशो था वो था 6.6:5। 4 years hence, और आज से 4 साल बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। उन दोनों की जो एज है उसका रेशो होगा 11:10। व्हाट इज द सागर्स प्रेजेंट एज। अब आपको बताना है कि सागर की प्रेजेंट एज कितनी है, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, या फिर आपको कहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं हो सकता क्योंकि हम इजीली जो है इसका पता लगा लेंगे। तो इसमें हम लेते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको कहा है, हम ये लेते हैं ये प्रेजेंट है और 6 साल पहले यानी कि हम 6 इयर्स बैक जाएंगे और उसके बाद हमें 4 साल बाद जाना है। ठीक है, आपको कहा है 6 years ago the ratio ages of Kunal and Sagar was 6:5। तो 6 साल पहले इनकी ये थी और आज से 4 साल बाद इनकी रेशियो जो है एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11:10। तो हम लेते हैं लेट द एजेस बी 6x and 5x 6 years ago। ठीक है, तो आज इनकी एज कितनी हो जाएगी, आज अगर इनकी एज देखें तो ये हो जाएगा 6x + 6, और जो सागर है उसकी एज हो जाएगी 5x + 6। तो अब आप रेशो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो प्रेजेंट है और अब कहा जा रहा है कि 4 years hence यानी कि आज से 10 साल बाद, 4 साल बाद इनकी रेशो का इनकी जो एज है उसका रेशो हो जाएगा 11:10। तो अब आप और 4 साल बाद लेते हैं तो 6x + 6 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5x + 6 + 4 इज इक्वल टू आपका हो गया 11/10। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 10 अपॉन 5x + 10 इज इक्वल टू 11/10। और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जैसे हमको बताया गया है, तो ये हो जाएगा 10, 6x + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, 5x + 10। तो ये हो गया 60x + 100 इज इक्वल टू 55x + 110। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 60x - 55x इज इक्वल टू 110 - 100, और ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 years। ठीक है, अब हमें किसकी एज पूछी है, सागर की प्रेजेंट एज। तो देखिए सागर की प्रेजेंट एज कितनी है, सागर की प्रेजेंट एज है हमारी 5x + 6। तो अब आप सागर की एज में ये x की वैल्यू रख देंगे 5x + 6,
तो ये हो जाएगा 10 + 6 यानी कि 16। तो सागर की एज जो है एट प्रेजेंट है 16, यानी कि ये हो गया हमारा ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is 14 years, 18 years, 20 years and 22 years. तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो आदमी है उसकी एज है 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। अपने बेटे से वो 24 साल बड़ा है। 2 साल बाद उसकी एज जो है उसके बेटे की एज का डबल हो जाएगी। तो हम लेते हैं लेट सन्स एज बी एक्स। तो फादर की एज कितनी होगी? फादर अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो x + 24 ईयर्स हो जाएगी उसके फादर की एज। ठीक है, और कहा है कि आज से 2 साल बाद, तो आफ्टर 2 ईयर्स, सन की एज हो जाएगी x + 2 ईयर्स, और जो फादर है उसकी एज हो जाएगी x + 24 + 2, यानी कि ये हो जाएगा x + 26। अब कहा जा रहा है कि उसकी एज जो है उसके बेटे की एज की डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x + 26 इज इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ x + 2। तो ये हो जाएगा x + 26 इज इक्वल टू 2x + 4, और ये आ जाएगा आपका x - 2x इज इक्वल टू 4 - 26, और ये -x इज इक्वल टू -22, ये दोनों कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 22 ईयर्स। आपसे किसकी एज पूछी है? बेटे की प्रेजेंट एज पूछी है, तो बेटे की प्रेजेंट एज है 22 ईयर्स, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, son's age will be 12 years, 14 years, 18 years और 20 years। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि let the son's age be x years। तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी? देखिए फादर और सन दोनों की एज का टोटल जो है वो है आपका 60। तो फादर की एज हो जाएगी 60 - x। तो अब आपको कहा है 6 years ago, तो 6 years ago इनकी एज क्या रही होगी? तो सन की एज रही होगी आपकी x - 6 years, और फादर की रही होगी 60 - x - 6, यानी जिसे हम कर सकते हैं 54 - x। अब आपको कहा जा रहा है कि जो फादर की एज थी वो सन की एज का 5 टाइम्स थी। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो हम कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 54 - x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x - 6। तो ये हो जाएगा 54 - x इज इक्वल टू 5x -30। अब इसको हम लें तो ये हो जाएगा -x - 5x इज इक्वल टू -30 - 34।
तो ये हो गया -6x इज इक्वल टू -84 और और x इज इक्वल टू हो जाएगा 84/6 जो आता है 14। तो देखिए आज सन की जो एज है वो है 14 ईयर्स, तो आज से 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी 14 + 6 यानी 20। तो इसमें जो आपका ये डी वाला है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें दिया है सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। सचिन जो है वो राहुल से 7 साल छोटा है एंड इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव ऑफ 7:9, तो हाउ ओल्ड इज द सचिन। तो हम लेते हैं लेट राहुल्स एज बी x ईयर्स। तो सचिन की एज कितनी हो जाएगी, सचिन जो है वो राहुल से 7 साल छोटा है, तो ये हो जाएगा सचिन का हो जाएगा x-7। और आपको कहा जा रहा है कि इनकी प्रेजेंट एज जो है उसकी रेशियो है 7:9, तो ये हो जाएगा x-7/x इज इक्वल टू हो गया 7/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9x-7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x × 7। तो ये हो गया 9x-63 इज इक्वल टू 7x और 9x-7x इज इक्वल टू 63। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 63/2। तो ये हो जाएगा आपका 31.5 ईयर्स। ठीक है, और ये किसकी एज आई है, ये आई है राहुल की जिसकी एज x थी, और हमें पूछा किसकी है, सचिन की। तो राहुल जो है वो सचिन से 7 साल बड़ा है या सचिन जो है राहुल से 7 साल छोटा है। तो अगर आप सचिन की एज निकालना चाहते हैं तो राहुल की एज में से 31.5 में से आप माइनस कर देंगे 7, तो 24.5। तो ये 24.5 यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी फादर ने बेटे से कहा कि मैं उतना ही बड़ा था जब तुम्हारा जन्म हुआ, जितने आज हो तुम जब तुम्हारा जन्म हुआ। तो अब आपको बताना है इफ फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ द सन्स एज 5 ईयर्स बैक वॉज। यानी फादर ने सन से कहा कि बेटा आज जितनी तुम्हारी एज है ना, मैं इतना ही बड़ा था जब तुम पैदा हुए थे, और उस समय जो और आज फादर की एज जो है वो है 38 ईयर्स। तो अब आपको बताना है कि आज से 5 साल पहले सन की एज क्या रही होगी। इसमें ऑप्शन दिया है 14 ईयर्स, 19 ईयर्स, 33 ईयर्स एंड 38 ईयर्स। तो इसके लिए हम करते हैं, देखिए आज जो फादर है वो 38 ईयर्स का है और लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स। ठीक है, सन की जो एज है वो x ईयर्स है। तो जब वो पैदा हुआ होगा तब उसके फादर की एज कितनी रही होगी, आज 38 है, तो सपोज करिए अगर बेटा 14 साल का है तो 38 - 14 करेंगे ना, तो ये 38 - x इज इक्वल टू x हो गया। अब इसको अगर आप लें तो 38 इज इक्वल टू x प्लस x और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 38 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 19। तो आज जो है बेटे की एज है 19 साल, तो आज से 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 19 - 5 यानी कि 14 साल। तो यहाँ पर जो 14 ईयर्स है यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और आपको वर्किंग नोट बहुत शॉर्ट में बनाना है। मैंने पूरा क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए मैंने जितना बोला है उतना लिखा नहीं है, सिर्फ आपको लिख करके जो इक्वेशंस वगैरह है वही बताई हैं। अब आपको कहा है रियाज फादर वॉज 38 ईयर्स एज व्हेन शी वॉज बॉर्न।
जब रिया पैदा हुई तो उसके पिता की एज थी 38 ईयर्स, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। और जब उसका भाई पैदा हुआ, भाई उससे 4 साल छोटा है, तो जब भाई पैदा हुआ तो उसकी मदर की एज थी 36 ईयर्स। What is the difference between the ages of her parents? 2 years, 6 years, 4 years, 6 years और 8 years। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब रिया पैदा हुई थी तब उसके पिता की एज थी 38 ईयर्स। 4 साल बाद जब उसका भाई पैदा हुआ तो पिता की एज कितनी हो गई होगी? 38 प्लस 4 यानी कि 42 ईयर्स। और उस समय उसकी माँ की एज कितनी थी जब भाई पैदा हुआ? 36 ईयर्स थी। तो इसका मतलब है दोनों के में जो डिफरेंस है वो 42 माइनस 36 यानी कि 6 ईयर्स का है। तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। जो पर्सन है उसकी एज मदर की एज का 2/5 है। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट? तो आपको कहा जा रहा है कि बेटे की एज जो है एट प्रेजेंट अपनी मदर से का 2/5 है। 8 साल बाद उसके बेटे की एज जो है वो मदर की हाफ हो जाएगी। तो हम लेते हैं लेट मदर्स एज बी x ईयर्स। एट प्रेजेंट उनकी x ईयर्स है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज हो जाएगी 2/5x, क्योंकि 2.25 ऑफ एज है ना। आफ्टर 8 ईयर्स, तो आफ्टर 8 ईयर्स जो मदर है उसकी एज हो जाएगी x प्लस 8 और सन की जो एज है वो हो जाएगी 2/5x प्लस 8। ठीक है। अब कहा है कि ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, तो उसकी जो एज है वो अपनी मदर के हाफ होगी। तो अब इक्वेशन हमें रिलेशन पता चल गया। तो हम लेते हैं आज से 8 साल बाद उसकी एज होगी 2/5x प्लस 8 और उसकी मदर की एज होगी आपका x प्लस 8 और इसका हाफ जो है उसकी एज है, तो ये हो जाएगा हाफ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो 2/5x प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x प्लस ये हो गया 4। और अब आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5/10x और ये आ जाएगा 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -4। और अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/10x और इज इक्वल टू -4। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। इसका मतलब है मदर की अभी जो एज है वो है 40 ईयर्स। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो गाइस ये तो थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि एज से रिलेटेड थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो अर्थमेटिक रीजनिंग पे है। तो अर्थमेटिक रीजनिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आपको कहा है कि द टोटल ऑफ एजेस ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी इज 90 ईयर्स। आपको कहा है अमर अकबर एंथनी तीनों की एज का जो टोटल है वो है 90 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो? 3 साल पहले उनकी एज का टोटल क्या रहा होगा? तो देखिए हर एक जो है वो 3 साल छोटा होगा। तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 आपको माइनस करना होगा। तो 90 माइनस 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81 ईयर्स। 87 नहीं करना, खाली 3 माइनस नहीं करना है। 3 साल हर एक बंदा जो है 3 साल छोटा होगा, तो यानी टोटल 9 ईयर्स जो है वो माइनस किए जाएंगे। तो 90 में से 9 माइनस करेंगे 81 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी
A to city B, 2 bus tickets from city A to city B, and 3 tickets from city A to C cost rupees 77. But 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C cost rupees 73. What are the fares for the cities B and C from A? तो इसमें आपको दिया है 4 and 23, 13 and 17 रुपीज़, 15 and 14 रुपीज़, 17 and 13 रुपीज़। तो देखिए इसको इस तरह समझिए कि जैसे ये है बी और ये है सी। तो अगर आप ये करें तो ये जो फेयर है, किराया जो है, इसका है एक्स और इसका है वाई। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपको कहा है 2 बस टिकट्स ऑफ फ्रॉम एक्स ए टू बी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 टिकट्स, तो 3y इज इक्वल टू 77। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी तरफ कहा है कि 3 टिकट्स, तो ये 3x प्लस और 2 टिकट्स फ्रॉम A टू C, तो 2y इज इक्वल टू 73। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब आप क्या करेंगे कि हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि x हट जाए। तो हम इक्वेशन 1 को तो 3 से डिवाइड कर देते हैं और इक्वेशन 2 को जो है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो नई इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 231। उसी तरह से हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 146। अब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये जो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं इक्वेशन को माइनस करने में। तो ये तो कट जाएगा, 9 में से 4 गए तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 85 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 85/5 यानी कि 17। तो अब आपका जो y यानी कि A टू C का जो है वो आएगा आपका 17 रुपीज़। अब ऑप्शन एक बार देख लीजिए, तो इसमें 23 है, ये नहीं हो सकता, इसमें 17 है, ये हो सकता है, ये और ये नहीं हो सकता, तो हम बी को लेंगे। और आप चाहें तो आगे फर्दर इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें करेक्ट आंसर पता चल जाता है तो फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर किसी 2 ऑप्शंस में 17 और 17 लास्ट में दिया होता तो फर्दर हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती। चलिए हम लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, An institute organized a fete of and 1/5 of the girls and 1/8 of the boys participated in the same. What fraction of the total number of students took part in the fete? तो आपको कहा है 1/5 of the girls and 1/8 of the boys। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमें ये भी नहीं बताया है कि टोटल गर्ल्स कितनी थी, हमें ये भी नहीं बताया कि टोटल बॉयज़ कितने थे, हमें ये भी नहीं बताया है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना था या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम जो है, ये जो सवाल पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द फेट, ये हम पता नहीं लगा सकते। तो ये डेटा इनएडिक्वेट है, तो ये हमारा सी वाला पोर्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, अ वाटरमेलन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज, अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स, द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज्ड इज 2, 3, 4 एंड डेटा इनएडिक्वेट। तो हम लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पाइनएप्पल बी x एंड लेट द नंबर ऑफ वाटरमेलन बी y। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी बन जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 38 और 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 5y एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूमरेटर है 38 माइनस 5y, ये कोई ऐसा y ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो,
क्योंकि देखिए जो x है वो नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स है, और पाइनएप्पल हम होल में खरीदेंगे, 1 2 3 4 5, ये ऐसा नहीं होगा कि 2.5 पाइनएप्पल खरीदें या 3.5 खरीदें, तो पूरा होल में खरीदा जाएगा। तो ये आपका जो x है ये होल नंबर होना चाहिए। अब हम y में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो कि 7 से पूरा डिविजिबल हो। तो अगर आप 1 पुट करते हैं तो 38 - 5 33 डिवाइडेड बाय 7 नहीं हो सकता। अगर आप 2 पुट करते हैं तो 38 - 10, 38 - 10 होता है आपका 28 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाता है 4। तो इसका मतलब है y 2 होना चाहिए और जो x है वो आपका 4 होना चाहिए। तो इसमें जो C वाला है दैट इज करेक्ट। तो ये हमने अर्थमेटिक रीजनिंग का देखा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पार्टनरशिप के ले रहे हैं। गाइस मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि आप जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टनरशिप चैप्टर जो है अकाउंट्स में पढ़ा था, और जिसमें हमने इंडियन पार्टनरशिप डीड और वो सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड वगैरह सब पढ़ा था। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार को उसको भूल जाइए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम जो प्रॉफिट शेयर होता है वो आपका कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है और वो कैपिटल कितने समय तक यूज की गई है, उसके बेसिस पे जो है प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा। तो जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको देखना है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है और उसके बेसिस पे और कितने समय तक इन्वेस्टेड है। किसी की 5 महीने है, किसी की 10 महीने है, किसी की 12 महीने है, तो प्रोपोर्शनेटली आप जो है अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका रेशो निकाल करके प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि A and B invest in the business. A and B invest in a business in the ratio of 3:2, यानी कि 3:2 में इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। If 5% of the total profit goes to charity and A's share is 855, the total profit is A है आपका 1425, B है 1500, C है 1537.50 यानी 1537.50 पैसे, और D है 1576 रुपीज। तो इसमें हम लेते हैं कि लेट टोटल प्रॉफिट बी 100। यहाँ पर x मत मानिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट बी 100, तो आप 100 में से 5 रुपीज चैरिटी के लिए दे दिया तो 95 रुपीज बचा। अब A का शेयर आपको दिया 855, तो A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा 95 का 3/5, यानी कि उससे 57 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर उसका शेयर A का शेयर 57 है तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 100। अगर उसका शेयर जो है वो 1 रुपीज है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100/57। और अगर उसका शेयर 855 रुपीज है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100/57 इंटू 855। और अगर आप इसको करें तो ये हो जाएगा आपका 15, तो ये आ जाएगा 1500 रुपीज। तो इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट जो है वो 1500 रुपीज है, जो कि आपका बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है A, B and C jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest rupees 6,500 for 6 months, B 8,400 for 5 months, and C 10,000 for 3 months. A wants to be a working member for which he was to receive 5% of the profit. The profits earned was 7,400 rupees. Calculate the share of B in the profit. A ऑप्शन है 1900, B है 2800, C है 2660 एंड D है 2840 रुपीज। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो प्रॉफिट था 7,400, उसमें से A को कमीशन दे दिया गया कितना? 5%।
तो ये हो जाएगा 7400 माइनस 370, तो ये आ जाएगा 7030। ये प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इन सबकी अलग अलग टाइम पीरियड की है, तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6500 इंटू 6, फिर इसका रेशो हो जाएगा आपका 8400 इंटू 5 इज टू 10,000 इंटू 3। इसको अगर आप करते हैं तो ये आएगा 39,000 इज टू 42,000 इज टू 30,000। और इसका अगर फर्दर आप करते हैं तो 39 इज टू 42 इज टू 30, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13 इज टू 14 इज टू 10। अब हमें किसका निकालना है? बी का शेयर निकालना है। तो बी का शेयर और प्रॉफिट कितना है? 7030 डिविजिबल प्रॉफिट, तो 7030 इंटू 14 अपॉन 37 इज इक्वल टू हो जाएगा 7030 पहले इंटू 14 कर लीजिए और उसके बाद आप 37 से डिवाइड करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका तो ये आ जाएगा 2660 रुपीज। तो आप पहले 7030 इंटू 14 करिएगा, उसके बाद 37 से डिवाइड करिएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2660 यानी कि ये हो गया आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 7/2, 4/3 एंड enter into partnership in the ratio of 7/2, 4/3 and 6/5, and after 4 months A increases his share 50%, and if the total profits at the end of the 1 year be 21,600, then B's share in the profit is 2,100, A, B है 2,400, C है 3,600 and D है 4,000। तो अब हमें इसको बताना है कि क्या कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, आपको ये इन्वेस्टमेंट का रेशो तो दिया हुआ है लेकिन ये अनइवन है, पहले हम इसको इवन करेंगे। और उसके साथ ही आप देखिए, क्योंकि ए अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो हमें दोबारा रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको इवन करते हैं। तो ये 7/2 इज टू 4/3 इज टू 6/5। इसको अगर आप लें तो एलसीएम जो है इसमें हमारा आ जाएगा 30, और इसको करेंगे तो 105 इस टू 40, और इस टू जो है ये हो जाएगा आपका 36, ये आ जाएगा 36। तो हम लेते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है, सपोज करिए 105x और 40x एंड 36। अब आपको कहा जा रहा है 4 महीने बाद ए अपना शेयर इंक्रीज करता है, तो हम एज इन्वेस्टमेंट हम देख लेते हैं कि कितना होगा उसका टोटल पूरे साल का। तो ये हो जाएगा 105x इंटू 4, एक तो ये हो गया, प्लस फिर वो अपना 50% बढ़ा रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 150% हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 8। तो अगर अब आप इसको करें सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 420x प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, 2 5 10, तो ये आ जाएगा आपका 1260x, और ये टोटल हो गया
1680x। अब आप बी का देख लीजिए, बी का हो जाएगा 40x इंटू 12 यानी 480x, और सी का हो जाएगा 36x इंटू 12, तो ये हो जाएगा 432x। अब इन सब का रेशो आप ले लीजिए, तो ये आएगा 1680x इस टू 480x इस टू 432x। और अगर आप इसका रेशो कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 35:10:9। अब आपको बोला है बी का शेयर, तो बी का शेयर हो जाएगा 20 शेयर, तो बी का शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट है 21,600 इंटू, और बी का है 10/54, और ये आ गया 4000। 54, तो ये जो डी पार्ट है दैट इज करेक्ट, 4000 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। इन्होंने 50,000 रुपीज बिजनेस में लगाए हैं। ए सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन बी एंड बी ₹5,000 मोर देन सी। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 ए रिसीव्स, ए है 8400, बी है 11,900, सी है 13,600 और डी है 14,700। तो इसके लिए आप देखिए कि हम लेते हैं सबसे पहले तो इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो हम लेते हैं, लेट सी का इन्वेस्टमेंट जो है वो है एक्स, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा x प्लस 5,000, और ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, बी के इन्वेस्टमेंट से भी 4,000 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 4,000। तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया x प्लस 9,000, ठीक है। और इन तीनों का जो शेयर है, टोटल कैपिटल है वो 50,000 है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 9,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 50,000। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 14,000 इज इक्वल टू 50,000, और 3x इज इक्वल टू, ये 14 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36,000, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 36,000 अपॉन 3 यानी कि 12। तो x हो गया 12,000 रुपीज। तो अब ए बी सी का आप इजीली इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके और निकाल सकते हैं। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 9, x प्लस 9,000 था ना, तो 12,000 प्लस 9,000 यानी कि 21,000 जो है x ए का हो गया। बी का हो जाएगा x प्लस 5,000 यानी 12,000 प्लस 5,000, ये हो गया आपका 17,000 रुपीज, और सी जो है उसका तो 12,000 है। तो जो रेशो है वो हो गया आपका 21:17:12। अब आपको किसका शेयर बताना है, ए का। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 35,000 रुपीज का प्रॉफिट है इंटू 21/50, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14,700। तो ये जो डी वाला
ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है, 3 partners shared the profits in the ratio of 5:7:8. They had partnered 14 months, 8 months, 7 months respectively. What was the ratio of their investments? और ये आपको दिया है 5:7:8 और 20:40, 9:64, 38:28, 21 और none of these। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको कहा है 3 पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं किसमें, 5:7:8 में। तो यही इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका पार्टनरशिप जो है वो अलग अलग टाइम की है, यानी कि ए ने पहले शुरू किया होगा, फिर बाद में बी ने ज्वाइन किया होगा, फिर सी ने ज्वाइन किया होगा, तो इसलिए जो इनके इन्वेस्टमेंट का जो वेटेज है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं कि लेट द इन्वेस्टमेंट बी एक्स। तो आपका जो है एक्स, वाई एंड जेड फॉर 3 ऑफ देम, यानी तीनों का जो है एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं। अब हम लेते हैं कि इसका जो पहला पार्टनर है उसका कितना है, उसका है 14। तो 14 मंथ्स, तो इसका हो गया 14x इज इक्वल इज टू 18y इज टू 7z इज इक्वल टू, रेशो कितना है 5:7:8। यही है ना, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट है। अब हम इसमें पहले 2 का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14x अपॉन 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 14x इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 8y, और 14 इंटू 7 जो है वो हो गया आपका 98x इज इक्वल टू 40y, और x इज इक्वल टू y हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 98x अपॉन 40। अब हम दूसरा लेते हैं, वो है सेकंड और थर्ड पार्टनर, फर्स्ट और थर्ड पार्टनर का। तो ये हो जाएगा आपका 14x ये हो जाएगा आपका 14x अपॉन 7z इज इक्वल टू 5/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14x इंटू 8 इज इक्वल टू 7z इंटू 5। 14x इंटू 8 हो गया आपका 112x इज इक्वल टू 35z, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 112x अपॉन, अब आपके पास x y z तीनों हैं। अब आप इजीली इन तीनों का निकाल सकते हैं। तो ये रेशो जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज टू आपका ये कितना था 98/40x इज टू आपका 112 अपॉन 35। अब x तो हटा दीजिए आप, और रेशो निकालिए, तो ये x करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसको हम फर्दर और छोटा कर सकते हैं, इसको 20 कर दें, ये हो जाएगा। इसको हम
49/20x इज टू 16/5x। और अगर आप इसे देखें तो इसमें एलसीएम 20 आ जाएगा। तो जब इस रेशो को फर्दर करें, एक्स एक्स हट जाएगा, तो रेशो को जब फर्दर करेंगे, देखिए ये है 1, तो ये हो जाएगा 20, 49, और ये एलसीएम 20 है तो ये 4 से होगा, तो ये हो गया आपका 64। अब हमें किसका लेना है? हमें लेना है कि इसका शेयर पूछा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 20:49:64। तो ये आपका जो बी वाला है दैट इज करेक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें, वो है मानसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹42,000 आफ्टर 7 months काम्या ज्वाइंड हर विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000. At the end of the year, the total profit was 30,160. What is the ratio of the profit of Kamya? A है 10,000, B है 20,160, C है 10,160 और D है 8,000। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से लेंगे। देखिए मानसी जो है उसने 42,000 इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल कितना होगा? 40,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 5,04,000। और जो काम्या है उसने 7 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो रिमेनिंग डे मंथ्स कितने हुए उस साल के? 5 months। और उसने कितनी कैपिटल लगाई है? 50,000। तो 50,000 इंटू 5 यानी कि 2,50,000 ये काम्या की होगी। ये तो थी मानसी की और ये हो गई काम्या की। अब इन दोनों का रेशो आप ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5,04,000 इज टू 2,50,000। तो ये हो गया 504:250। इसको फर्दर और अगर आप छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा 252:125। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है किसका रेशो? आपसे कहा जा रहा है कि काम्या का शेयर कितना होगा। तो काम्या का शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 30,160 और काम्या का शेयर है 125/377। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। ये होगा 80 और 80। तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ए वाला है ये करेक्ट है। तो ये तो थे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में पहले आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे सॉल्व करेंगे। अब हम ले रहे हैं कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 5 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? जिसमें है 45%, 47%, 54%, 55%। तो देखिए उसने टोटल कितना स्कोर किया है? 120 रन्स बनाए हैं। 6 बाउंड्रीज हैं, 6 बाउंड्रीज का मतलब होता है चौके, तो ये हो गया 24 रन्स तो चौके के थ्रू हैं। 5 सिक्सेस हैं तो 5 इंटू 6 यानी कि 30 रन्स जो है उसने सिक्सेस के थ्रू। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितना हुआ होगा? 120 माइनस 24 प्लस, तो ये हो जाएगा 54। तो ये हो गया आपका 66, यानी 66 रन्स जो है उसने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए हैं। तो टोटल उसके रन्स कितने हैं? वो हैं 120। तो ये आप करेंगे 66/120 इंटू 100। तो ये हो गया आपका तो इसका मतलब है 55%।
इसका मतलब है रनिंग बिटवीन द विकेट से उसने 55% रन जो है उसके रनिंग बिटवीन द विकेट से हैं। नेक्स्ट आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sold 60% of apples and still had 420 apples. Originally he had 950 apples, 1680 apples, 1050 apples and 700 apples. आपको कहा जा रहा है कि फ्रूट सेलर ने 60% एप्पल्स अपना बेच दिया और अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं। तो इसका मतलब है कि उसने जो है 100% में से 60% बेच दिया है, तो जो बचा हुआ है वो है 40%। 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू है 420। तो टोटल कितना रहा होगा? टोटल इज इक्वल टू होगा 420 इंटू 100 अपॉन 40। तो ये टोटल होगा 420 इंटू 100 अपॉन 40। ये हो गया 1050। तो 1050 एप्पल टोटल थे, जिसमें से उसने 60% बेच दिया और 40% अभी भी उसके पास बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा है फोर्थ, ए जो है दैट इज x% ऑफ y एंड b इज द y% ऑफ x। देखिए ए जो है x% ऑफ y है, b जो है 5% y% ऑफ x है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? a is smaller than b, a is greater than b, relationship between a and b cannot be determined, if x is smaller than y then a is greater than b and none of these। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए a इज इक्वल टू है x अपॉन 100 इंटू वाई और b इज इक्वल टू है y अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो एक ही बात है। ए को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100, बी का भी हो जाएगा वाई एक्स अपॉन 100, एक ही बात है। तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी है। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो ये ई नन ऑफ दीज। अब जो हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, वो आपको कहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स 1 to 70 हैव 1 और 8 इन द यूनिट्स डिजिट? 1%, 14%, 20%, 21%। तो देखिए आपके 1 और 8 1 से लेके 70 तक में कब कब आएंगे, पहले तो ये देखिए। तो ये आएगा 1, 8, फिर 11 आएगा, फिर मतलब यूनिट प्लेस पे, फिर 18 आएगा, फिर आएगा 21, फिर 28, फिर 31, 38, 41, 48, 51, 58, 61 और 68। तो अगर आप ये काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी टोटल ये 14 नंबर्स हैं। अब इनका जो है क्या रहेगा, अब कितना परसेंटेज है, तो 14 अपॉन 70 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो इसका मतलब है कि ये हो गया 20%। तो गाइस ये था आज का वीडियो हमारा, और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके आपको दिखाऊं, जिससे कि आपको कोई इश्यू भी ना रहे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको टाइम ज़रूर लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है जैसे ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व किया जाता है। अदरवाइज मैं इसे सॉल्व करके और मार्कर के साथ भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और जो डू इट बाय योरसेल्फ है उनके आंसर्स ये दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। ये आंसर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन HCF एंड LCM। इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि HCF और LCM को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको HCF और LCM करने में बहुत मजा आएगा। साथ ही बोर्ड्स और स्ट्रीम्स पे क्वेश्चंस होंगे, ट्रेन्स पे होंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे होंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।